Good morning, students. Welcome to Target JK Exams. My name is महक तारिक. देखिए लास्ट लेक्चर में मैं आपका यूनिट 3 कवर करवा रही हूँ जो स्पेशलाइजेशन का है सुपरवाइज़र का. उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने चाइल्ड राइट्स स्टार्ट किया था. ठीक है, चाइल्ड राइट्स का पार्ट 1 जो है वो यूट्यूब पे आ चुका है, आपने देखा होगा लेक्चर. तो देखिए वो चाइल्ड राइट्स का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा बड़ा था. इंटरनेशनली मैंने आपको उसमें डिवाइड करके पार्ट 1 दिया और आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं. ठीक है, चाइल्ड राइट्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम चाइल्ड राइट्स इन इंडिया की बात करेंगे अलग से. तो इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ ईजी वे हम इस वीडियो का 2 पार्ट्स लेकर आए. पहला जो है वो चाइल्ड राइट्स इंटरनेशनल लेवल पे क्या है और प्रॉब्लम्स क्या हैं वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. तो आज की क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड राइट्स जो हैं इंडिया के अंदर क्या हैं. ठीक है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन आप जो है प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल जो टारगेट JK एग्ज़ाम का चैनल है, आप इस पे जाके फर्दर लेक्चर्स देख सकते हैं. ठीक है, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको सुपरवाइज़र का पूरा कोर्स अवेलेबल है बाय द एक्सपर्टीज़. और उसके अलावा आप सब इंस्पेक्टर फाइनेंस की टेस्ट सीरीज़ भी और पटवारी का भी कोर्स अवेलेबल है. एंड फॉर दैट एंटी नायब तहसीलदार का जो कोर्स है वो भी हम अवेलेबल करवा चुके हैं. ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और महक 20 कूपन का यूज़ करके आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं. और अगर आपको जो इससे पहले वाले लेक्चर्स हैं ये आपको ऐप पे ही इस टाइम यूट्यूब पे ही अवेलेबल हैं और आप टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो. ठीक है, देखिए अब हम आते हैं चाइल्ड राइट्स इन इंडिया पे. कल मैं आपको बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि चाइल्ड की प्रॉब्लम्स क्या क्या थी और हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी देख लिया कि क्या क्या हुआ. इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखा था कि कन्वेंशन होती है 1989 में जो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन थी यूनाइटेड नेशन के अंदर. 20 नवंबर को हुई थी वो और 20 नवंबर को हमने बोला चाइल्ड राइट्स का डे बना दिया. ठीक है, इंडिया ने भी उसको साइन किया था, इंडिया भी उसका मेंबर था और इंडिया जो है फिर इंडिया को भी बहुत सारे चेंजेस जो है 1989 के बाद हमें अपने लॉज में लाने पड़े इन ऑर्डर टू इनकलकेट द गाइडलाइंस इशूड बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कुछ जो है इंडिया के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अडॉप्ट हुआ था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट्स प्रेजेंट हो. कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए, कुछ लीगल राइट्स जो हैं वो दिए गए और उसके अलावा हमने जो है बच्चों के लिए नेशनल कमीशन भी अपॉइंट की है. ठीक है, तो हम एक एक करके इनको कवर करेंगे. ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अभी आर्टिकल्स जो हैं आपको इन आर्टिकल्स को पढ़ना है और याद रखना है. इनको आपको याद ही कर लेना है अच्छे से. ठीक है, क्योंकि आपको हर जगह पे हमने वुमेन राइट्स में भी आर्टिकल्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं, आपको इनको लर्न कर लेना है. ठीक है, देखिए सबसे पहले आर्टिकल 14 जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं. फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? ये बेसिक राइट्स हैं जो इंडिया में लोगों को मिलते हैं, सिटीजन नॉन सिटीजन्स को. और फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है कि अगर ये राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो. ठीक है, इसी तरह से बच्चों को भी कुछ राइट्स मिले हैं जो फंडामेंटल हैं. ठीक है, अगर ये जो हैं राइट्स वायलेट होते हैं तो बच्चे खुद कोर्ट में जा सकते हैं या सू मोटो एक्शन भी होता है या फिर उनके बिहाफ पे कोई कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट जो है उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उन केसेस को हेयर करती है और लीगली बॉन्ड हो जाता है उन बच्चों को या उन अडल्ट को इंसाफ देना. बेसिकली ह्यूमन राइट्स और अदर राइट्स में यही फ़र्क है कि अगर आपके ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट होते हैं तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 जो है ये एक हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है जो हर इंसान को मिला हुआ है. तो इसमें बच्चे भी आ जाते हैं. इसका मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ. इसका मतलब यह है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो लॉ है, वो जो है वो सबको बराबर तरीके से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो. ठीक है, आर्टिकल 14 मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी, यानी लॉ की नज़र में सब बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है. ठीक है, तो इसमें बच्चों को भी प्रोटेक्शन मिल जाती है. फिर आता है आर्टिकल 15, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, ये हम पढ़ चुके हैं. नो
डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रेस, जो भी। तो इसमें जो है आर्टिकल 15 का मतलब ये है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लड़का लड़की के बीच में या बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। इसी में एक प्रोविज़न है, स्पेशल प्रोविज़न जो है, यानी जो गवर्नमेंट है वो वल्नरेबल सेक्शन जो है, यानी वुमेन है या फिर उसमें चिल्ड्रन भी आते हैं, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न जो है बना सकती है, ठीक है। अगेन यहाँ पे बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 15 का मतलब क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी को भी किसी पे डिस्क्रिमिनेट करने का कोई हक नहीं है, ठीक है। इसी में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्टेट जो है यानी गवर्नमेंट जो है वो बच्चों के लिए बना सकती है। अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, वो है आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ राइट टू लाइफ, यानी जीने का हक। तो ये बच्चों को भी है, मैंने आपको बताया था राइट टू बॉर्न जो है हमारा जो है वो इंटरनेशनल राइट, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि बच्चा पैदा होने का जो हक है, राइट टू लाइफ है, वो 21 के इंडिया के अंदर 21 के अंदर मिलता है और सब बच्चों को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर वो अबॉर्शन वाला टॉपिक भी आपको आ जाते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो है वो ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे को भी जीने का हक है, ठीक है। उसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी अगर कोई बेटी पैदा हो रही है तो उसको मारा नहीं जा सकता, बाई लॉ सज़ा होगी। किसके अंडर सज़ा होगी, आर्टिकल 21 वायलेट होता है, यानी हर एक इंसान को, हर बच्चे को जीने का हक है। तो अगर आप किसी बच्चे को मार रहे हो तो आप उसका आर्टिकल 21 वायलेट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा कि कोर्ट आपको सज़ा देगी, ठीक है। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, हर इंसान को मिलता है, हर बच्चे को मिलता है, ठीक है। अब आगे हम आते हैं आर्टिकल 21A। अब आप देखते हैं कि ऊपर तो लाइफ की बात हो रही है और नीचे अचानक से एजुकेशन की बात होगी। जी हाँ, देखिए राइट टू आर्टिकल 21A जो है ये बाद में अमेंडमेंट हुई है, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टॉपिक में। तो आर्टिकल 21A जो है इसके अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी। पहला तो फ्री, यानी हर बच्चे को जो 6 से 14 साल के बीच में है उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, और कंपलसरी एजुकेशन है, ठीक है। यानी आप जो 8, 9, 10 साल के बच्चे काम करते हुए देखते हो और वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते, तो बाय लॉ ये क्राइम है। 6 से 14 साल का जो बच्चा है आप उसको कंपलसरी एजुकेशन देना ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है, ठीक है। गवर्नमेंट ये ड्यूटी भी है और ये एक बच्चे का राइट भी है, ठीक है। तो 21A जो है उसके अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। आर्टिकल 23 अगेन ये एक फंडामेंटल राइट है, इसमें ट्रैफिकिंग की बात होती है। हम आर्टिकल 23 वुमेन राइट्स में भी कवर कर चुके हैं। आर्टिकल 23 में ट्रैफिकिंग यानी बच्चे का चाइल्ड लेबर खरीदना, पोर्नोग्राफी या प्रोस्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों में आप एक चाइल्ड का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक हक है, प्रोटेक्शन का हक है, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 23, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि आर्टिकल 24 अगेन है फंडामेंटल राइट। देखिए मैंने आपको कल भी एक चीज़ बोली थी कि आप जब वुमेन राइट्स पढ़ते हैं, आप जब वुमेन राइट्स पढ़ रहे हैं, अब भी आप चाइल्ड राइट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि इनमें से फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं और DPSPs कौन सी हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन उस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 24 जो है ये फंडामेंटल राइट है, तो DPSP जहाँ पे आएगी मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। DPSP क्या होती है, मैंने कल बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। ये ऐसे इसमें भी राइट्स की बात की गई है, लेकिन ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं होते, मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को देता है कि आपको इस तरह से लॉज बनाने। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कोर्ट जो है इसका गारंटर होता है, इसका मतलब चेक करने के लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठा होता है। अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरली हो जाएगा। ऐसे आपको मैं बेसिक थोड़ी सी चीज़ें बता रही हूँ, ताकि अगर आप ये पहली बार पॉलिटी अभी नहीं पढ़ी है और ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको मुश्किल ना है, ठीक है गाइस। देखिए आर्टिकल 24 अगेन एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, 14 साल से नीचे वो फैक्ट्रीज या हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करेगा, ये उसका हक है, ठीक है। वो देखिए अभी हम देखते हैं, आप डेली बेसिस पे आप बाहर जाती होंगी तो आप देखते होंगे कि 14 साल से छोटे बच्चे जो है बहुत बुरी जगहों पे, यानी ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि जो पटाखा इंडस्ट्री, पटाखा मेकिंग इंडस्ट्री ना, ये जो होती है क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स बनते हैं, इसमें बच्चों का यूज़ होता है। बैंगल जो होती है, बैंगल बनाने में जो हम लोग ये पहनते हैं बैंगल्स, तो इस इंडस्ट्री में बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको इसका रीज़न भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये लेबर चीप होती है,
ठीक है, बच्चे जो हैं कम पैसों में काम करते हैं, तो फायर क्रैकर्स की इंडस्ट्रीज़ में या बैंगल में हम देखते हैं कि बच्चों को वहाँ पे बच्चों को लेबर में रखा जाता है, 14 साल से वो नीचे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है मना किया है कि ऐसी कोई जगह जहाँ पे हज़ार्डियस एम्प्लॉयमेंट, यानी हज़ार्ड यानी कोई केमिकल फैक्ट्री है, कोई मतलब ये जैसे बैंगल बनाने का या पटाखा फायर क्रैकर की जो फैक्ट्री है, वहाँ कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी, कितना मसाला और वो वैसा जो हार्मफुल केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो हैं 14 साल से नीचे काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 24 है। अब हम आते हैं आर्टिकल 45। देखिए ये जो है डीपीएसपी है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, डीपीएसपी 45 थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव्स में कहा था, यानी डायरेक्शन दी थी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 14 साल के बच्चों को प्रोवाइड होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है अप टू 14 ईयर के बच्चों को दे। ठीक है, उससे वैसे ही आर्टिकल 39F आता है। 39F में क्या है कि हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ चिल्ड्रन जो है वो बच्चे की किसी भी तरह से हमें गवर्नमेंट की जो है वो ड्यूटी है कि वो अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन पे ध्यान दिया गया 39F पे। ठीक है, आपको जो है इसमें क्या करना है, आपको इन आर्टिकल्स को अच्छे से याद कर लेना है। आर्टिकल 14 के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इक्वालिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। 21A जो है वो कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, और 23 ट्रैफिकिंग, 24, 45 एंड 39F। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला, जो हमारा अगला बेसिक टॉपिक है, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन, ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं आपके। देखिए, राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे को जो है एजुकेशन लेने का पूरा हक है। सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा सीरीज़ वाइज बताती हूँ ताकि आपको समझ आए। पहले डीपीएसपी थी, यानी डायरेक्टिव था, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपीज जो होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, पार्ट 4 में है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे हैं, पार्ट 3 में है। ठीक है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं, उसमें आर्टिकल 45 दिया गया और आर्टिकल 39F दिया गया। आर्टिकल 45 में आपको बता चुकी हूँ क्या है कि बोला गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया गया कि आपने ऐसा लॉ बनाना है या ऐसा इस तरह से जो है राइट्स देने हैं कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है एक बच्चे को होनी ही चाहिए। ठीक है, तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है आर्टिकल 45 के अंदर दी गई थी, और 39F के अंदर हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन और उन चीज़ों पे बात की गई थी। ठीक है, ये पहले सिर्फ डायरेक्टिव्स थे। डायरेक्टिव्स का मतलब यह है कि राइट्स तो दिए गए थे, लेकिन अगर कोई बच्चा उसको फ्री एजुकेशन नहीं मिलता तो वो कोर्ट में जाके उस पर वो नहीं कर सकता था, क्योंकि एज सच कोई राइट फंडामेंटल नहीं था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, हम देखते हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आपको पता है अमेंडमेंट क्या होती है? अमेंडमेंट का मतलब होता है जब हम कोई चेंज लाते हैं, यानी हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी हम कोई बदलाव लाते हैं तो हम उसको अमेंडमेंट कहते हैं, वो बाई लॉ आता है। ठीक है, यानी प्रॉपर पार्लियामेंट बैठती है, प्रॉपर जो है वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वो होता है, तो वहाँ पे अमेंडमेंट लाई गई। कब लाई गई? 2002 के अंदर। 2002 के अंदर 86 अमेंडमेंट। ठीक है, 86 अमेंडमेंट लाएगी 2002 के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 21A डाला गया। 21A आप याद करिए कहाँ पे हमने पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के डील करता था। जहाँ पे ए आएगा ना, देखिए जहाँ पे किसी आर्टिकल, यानी अगर आर्टिकल 21 लिखा है साथ में ए आ गया, तो ए का मतलब है अमेंडमेंट, यानी 21 के अंदर कोई चीज़ डाली गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 21A हमने डाला, आर्टिकल 21A यानी अमेंडमेंट किया हमने 21 आर्टिकल के साथ ही 21A डाल दिया। कब डाला हमने? 86 अमेंडमेंट की और 2002 में डाला। अब ये डाला और हमने यहाँ पे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, हमने फंडामेंटल राइट बना दिया 21A के अंदर। तो यानी सबसे पहले हमने बोला कि डीपीएसपी थी, यानी डायरेक्टिव था, आर्टिकल 45 के अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन थी, लेकिन एज सच वो फंडामेंटल राइट नहीं था। इसको फंडामेंटल राइट कब बनाया गया? 2002 में 86 अमेंडमेंट की हमने, और 21A जो है एक अलग से क्लॉज डाला गया, और वहाँ पे बोला गया कि एक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का हक है 6 से 14 साल के बच्चे को। ठीक है, उसके बाद आप एक और चीज़ याद रखना कि इसी 86 अमेंडमेंट के अंदर हमने आर्टिकल 51A, अगेन जहाँ पे ए आता है, मैंने आपको बोल दिया ए का मतलब होता है अमेंडमेंट। ठीक है, आर्टिकल 51
देखिए, मैंने आपको बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट थर्ड में है, डीपीएसपीज़ पार्ट फोर्थ में है। इसी तरीके से हमने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब ये है कि राइट्स तो आपको मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स भी आपको राइट्स दे रहे हैं, डीपीएसपीज़ भी। तो गांधी जी का एक थॉट है कि राइट शुड कम विद ड्यूटीज़, यानी अगर आपको राइट्स दिए जाते हैं तो आपको ड्यूटीज़ भी मिलनी चाहिए। उस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जाती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं लोगों को, सिटीजन्स को, कि आपको ये ड्यूटीज़ करनी है। आप सिर्फ राइट एंजॉय नहीं कर सकते, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी साथ साथ में करनी है, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले ज़्यादा, आप तो इसके बारे में पॉलिटी में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, मैं आपको इसमें थोड़ा बेसिक चीज़ें इसके बारे में बता देती हूँ कि ये पार्ट फोर्थ ए में है। अगेन डीपीएसपी पार्ट फोर्थ में है, ए का मतलब होता है अमेंडमेंट, तो पार्ट फोर्थ ए में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाल दिया गया। अब कब डाला? 1976 के अंदर डाला है, ठीक है, 1976 के अंदर डाला, यानी ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं थी, हमने 1976 के अंदर डाला था, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी ये 10 ड्यूटीज़ थी, ठीक है, और बाद में हमने एक ड्यूटी और ऐड की, तो ये 11 होंगी है, ठीक है। अभी 11 ड्यूटीज़ हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल नहीं थी, 1976 में डाली गई थी। 10 ड्यूटीज़ पहले से थी, एक बाद में डाली, तो 11 बन गई। अब एक ड्यूटी हमने कौन सी डाली? वो हमने इसी 86 अमेंडमेंट में डाली, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में डाली। और इस ड्यूटी का मतलब क्या था? ये बेसिकली ये ड्यूटी क्या बोला गया कि जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं, यानी एक बच्चे का जो ख्याल रखने वाले पेरेंट्स हैं, अगर पेरेंट्स नहीं है तो गार्डियंस हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो एक बच्चे को प्राइमरी यानी कंपलसरी एजुकेशन दें, ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन दें जो 6 से 14 साल का बच्चा है, ठीक है। आपको याद रखना है के क्लॉज डाला गया, ड्यूटी ऑफ ईच पेरेंट और गार्डियन टू एजुकेट द चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। आपको ये याद हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एजुकेशन का जो प्रोसेस है, पहले डीपीएसपी था, डीपीएसपी में मेंशन किया हुआ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 45 में कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं था। इसको फंडामेंटल राइट बनाने के लिए हमने 86 अमेंडमेंट एक्ट लाया, आर्टिकल 21A डाल दिया, जिससे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक ड्यूटी भी डाली है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ, ये पार्ट 4A में है, 1976 में डाली गई थी। तो इसमें भी ड्यूटी में ये बोला गया कि हर पेरेंट और गार्डियन की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है आपका राइट टू एजुकेशन का ये पूरा कवर। उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि लास्ट पे क्या होता है 2009 में, ये 2002 की बात है, लास्ट पे 2009 में राइट टू एजुकेशन जो है एक एक्ट लेके आती है गवर्नमेंट, जिसमें एक प्रॉपर एक्ट बना दिया गया। पहले तो फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट दिया गया था, लेकिन बाद में इसको एक्ट बना दिया गया, RT एक्ट 2009, ठीक है। ये हो जाता है। फिर उसके बाद हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ और में क्या आते हैं कि जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, यानी बच्चों का जो है चाइल्ड मैरिज जो होती, इंडिया में तो बहुत प्रोमिनेंट है चाइल्ड मैरिज करना, लेकिन अब ये इसको जो है गर्ल्स 18 ईयर्स और 21 साल के लड़के, उससे नीचे आप शादी नहीं करा सकते। 2006 में ये एक्ट लाया गया, जो ऐसा करेगा वो पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। चाइल्ड लेबर मैं आपको बता चुकी हूँ कि चाइल्ड लेबर क्या है। चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रेगुलेशन हमने लाया था पहली बार 1986 में लाया था, ठीक है। आपको ये डेट याद रखनी है। चाइल्ड मैरिज का जो है जो डेट है प्रोहिबिशन की 2006 है, चाइल्ड लेबर की जो है दैट इज़ 1986, ठीक है। उसी तरह से अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जो आपने बहुत बार सुना होगा, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है। मैं आपको सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बता चुकी हूँ कि कई बार जो बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं चलता, उनके साथ गलत सेक्सुअली जो है कोई इनअप्रोप्रिएट टच करता है, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट टच होता है। तो इनअप्रोप्रिएट टच है या फिर कुछ रेप केसेस हैं या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था। तो पॉक्सो एक्ट में क्या था कि प्रोटेक्शन, यानी बच्चों को प्रोटेक्ट करना है सेक्सुअल ऑफेंसेस से। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रॉपर एक्ट लाया गया, इसके अंदर पनिशमेंट वगैरह सब दी गई। आपको इसकी डेट याद रखनी है, पॉक्सो एक्ट कब आया था 2012 के अंदर, ठीक है। इसी तरह
से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और एक्ट है जिसे हमें कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। 2015 में इसका हमने अमेंडमेंट देखा। देखिए सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 1986 में आया था, ठीक है। 86 में चाइल्ड लेबर एक्ट भी आया है और 1986 में ये भी आया। आपको ना ऐसे लिंक करके याद रखना है कि 1986 में दो एक्ट्स आए थे बच्चों के रिलेटेड, एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था और एक क्या था, चाइल्ड लेबर, यानी लेबर बच्चों की रोकी गई थी, ठीक है। तो 1986 में हम देखते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस यानी जुवेनाइल क्या है। देखिए जुवेनाइल का मतलब है कि कोई बच्चा यानी 18 साल से जो नीचे कोई बच्चा है, 17 साल का है, 16 साल का है, 15 साल का है, 14 साल का है, अगर इससे कोई ऑफेंस हो जाता है यानी इससे कोई क्राइम हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा क्राइम किसी बच्चे ने कर दिया है, तो अब उसको जो सज़ा है वो नॉर्मल लॉज के मुताबिक नहीं मिलती, उसके लिए अलग से एक्ट आता है, ठीक है। उनको थोड़ी सी कम सज़ा मिलती है, ठीक है। तो बच्चों को मतलब 17 साल का कोई बच्चा है, या हमने देखा था निर्भया केस या इस तरह के केसेस में एक कोई मतलब कोई रेप कर रहा है, कोई 16 साल का कोई बच्चा है, तो वो रेप के केस में इन्वॉल्व हो गया, तो नेचुरली उसको जो सज़ा है, पनिशमेंट है, वो नॉर्मल लॉज के मुताबिक नहीं मिलती, तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहा जाता है 2015 में। मतलब ये बेसिकली अगर कोई बच्चा है जिससे ऑफेंस हो गया तो उसके रिलेटेड जो एक्ट है इसमें हम 2015 में इसको अमेंड किया गया था, बेसिकली 1986 में लाया था। तो इसमें यही कहना था कि हमें एक फ्रेंडली अप्रोच रखनी है डिस्पोजल ऑफ मैटर, यानी अगर कुछ हो गया ऑफेंस उसके बाद हम एक फ्रेंडली अप्रोच उस बच्चे, क्योंकि वो है बच्चा अभी 18 साल का उसने अटेन नहीं किया, अगर वो 18 साल से ऊपर होगा तो उस पर नॉर्मल लॉज लगेंगे इंडिया के, ठीक है। अब लास्ट पे एक टॉपिक आपके सामने मैं रखती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। हमने नेशनल कमीशन पढ़ा था, नेशनल कमीशन हमने बनाई है, ह्यूमन राइट्स की नेशनल कमीशन है, वुमेन पे नेशनल कमीशन है, वैसे ही बच्चों के राइट्स पे भी नेशनल कमीशन है, ठीक है। नेशनल कमीशन जो है ये 2005 में हमने एक्ट लाया था, ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है, तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट लाया था, और 2015 में जो है हमने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाई है, ठीक है। अब इसका एक चेयरपर्सन है, यानी एक चेयरमैन होता है, हेड होता है, और 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। और बनाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट भी करती है और इनको रिमूव भी करती है, इसके मेंबर्स को, ठीक है, रिमूव भी करती है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहला इसका फंक्शन है कि एग्जामिन करना और रिव्यू करना, मतलब कोई भी बच्चों के रिलेटेड सेफ गार्ड आता है उसको ये एग्जामिनेशन भी करता है और रिव्यू भी करता है, और ये एनुअल रिपोर्ट देता है अपनी पार्लियामेंट को। उसके बाद अगर कोई वायलेशन हो रही है बच्चों के राइट्स की तो उसको इन्वेस्टिगेट करता है, पॉलिसी कोई बनती है बच्चों पर तो उसको रिव्यू करता है, और रिसर्च को प्रमोट करता है, ठीक है। और सुओ मोटो एक्शन भी लेता है। सुओ मोटो का मतलब ये होता है कि अगर कोई खुद से कोर्ट नहीं जा रहा, किसी बच्चे का राइट वो हो रहा है, तो ये स्यू मोटो, खाली कोई दूसरा बंदा भी जाके कंप्लेन करे तो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है ये स्यू मोटो एक्शन भी ले सकता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपका ये चिल्ड्रन राइट्स का जो टॉपिक है ये पूरा हमने इंक्लूसिवली कोशिश किया कवर करने की। इसके अंदर हम नेशनल कमीशन भी कवर कर चुके हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताती हूँ। आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का डेट याद रखना है, 1986 और 2015 में आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट जो पॉक्सो एक्ट है इसकी डेट याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड लेबर का इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड मैरिज का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से जो राइट टू एजुकेशन पे मैंने आपको ये पूरा समझाया, आपको इसको अच्छे से बार बार सुनना और याद रख लेना है, क्योंकि ये बच्चों के रिलेटेड कोई बात होती है तो राइट टू एजुकेशन की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको इसको प्रॉपर वे में याद रखना है कि पहले DPSP आती है, उसके बाद अमेंडमेंट आती है, उसके बाद कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी आती है, तो आपको फिर राइट टू एजुकेशन जो है 2009 में लास्ट पे आता है। आपको इस सीरीज़ में याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना जो चाइल्ड राइट्स थे इंडिया के अंदर हम उसे कवर कर चुके हैं। 2 पार्ट हैं लेक्चर के, अगर आपको पहला आपने नहीं सुना है आप जाके पहला पार्ट जो है आपको यूट्यूब लेक्चर्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द टॉपिक और समथिंग, यू कैन जस्ट कमेंट, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपको कमेंट के द्वारा आपकी क्वेरीज को कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। थैंक यू गाइज।